नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद बाघेला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तनाव समाप्त करने पर बनी आम सहमति। मालदो में भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता में दोनों पक्ष टकराव के सभी क्षेत्रों से हटने पर हुए सहमत। अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना ही टिकाऊ विश्व व्यवस्था कायम करने का एकमात्र तरीका। रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के त्रिपक्षीय वर्चुअल सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कही ये बात। कोविड-19 महामारी में जारी जंग में पीएम केयर्स फंड की नजर आ रही महत्वपूर्ण भूमिका। फंड में जमा राशि से हुआ 50,000 वेंटिलेटर का निर्माण। फंड के जरिए दिए जाने वाले वेंटिलेटर्स की आपूर्ति राज्यों में करना शुरू। मुख्यमंत्री ने की कोरोना की स्थिति की समीक्षा। मध्य प्रदेश में कोरोना की ग्रोथ रेट भारत में सबसे कम होने पर कहा, अब हम कोरोना की पूरी तरह समाप्ति की ओर बढ़े। इलाज में लापरवाही होने पर दोषी पर होगी सख्त कार्रवाई। आज से मैरिज हॉल और गार्डन खोलने की अनुमति। कोरोना के संकट काल में नागरिकों को विभिन्न योजनाओं में 38,000 करोड़ की दी गई प्रत्यक्ष राहत। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में मंत्रिमंडल के सदस्यों को दी गई विस्तृत जानकारी। और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी रथ यात्रा मंगलवार की सुबह आरती और पारंपरिक विधि विधानों के साथ हुई शुरू। श्रद्धालुओं ने घरों पर रहकर ही टेलीविजन के जरिए देखी रथ यात्रा। होशंगाबाद के जगदीश मंदिर में परिसर के भीतर ही सांकेतिक रूप से निकाली गई यात्रा। और अब देखते समाचार विस्तार से। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तनाव समाप्त करने पर आम सहमति बन गई है। मालदो में भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता में दोनों पक्ष टकराव के सभी क्षेत्रों से हटने पर सहमत हुए हैं। सेना के सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता कल मालदो में सौहार्दपूर्ण, सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई। बैठक में पूर्वी लद्दाख में टकराव के सभी क्षेत्रों से हटने के तौर तरीकों पर चर्चा हुई। यह बैठक पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तनाव कम करने के उद्देश्य से चुशुल के निकट वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की ओर से मालदो में कल दिन में करीब 11:30 बजे हुई। दोनों कोर कमांडरों के बीच ये दूसरी बैठक थी। दोनों कोर कमांडरों की पहली बैठक 6 जून को हुई थी, जिसमें कई जगहों से दोनों देशों की सेना के हटने पर सहमति बनी थी। भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर चल रहा गतिरोध आखिरकार खत्म होता दिख रहा है। दोनों देशों के बीच संघर्ष वाले इलाकों से सेना को हटाने पर सहमति बन गई है। सोमवार को चोशुल बोल्डो में कोर कमांडर स्तर की बातचीत 11 घंटे तक चली। ये बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई और डिसएंगेजमेंट के लिए दोनों देश राजी हो गए हैं। इस बीच मंगलवार को सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे लेह पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने लेह में जनरल अस्पताल का दौरा कर घायल जवानों से मुलाकात की और लद्दाख के सांसद जामयांग तसरिंग नामग्याल से भी मुलाकात की। अपने 2 दिन के दौरे के दौरान सेना प्रमुख सैन्य अधिकारियों के साथ मौजूदा परिस्थिति में जमीनी हकीकत का मुआयना करेंगे। इससे पहले सेना प्रमुख ने देश के सुरक्षा हालात पर दिल्ली में टॉप आर्मी कमांडर्स के साथ बैठक की। इसमें चीन और पाकिस्तान सीमा यानी उत्तरी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर ऑपरेशनल हालात की समीक्षा की गई। साथ ही सुरक्षा को चाक चौबंद बनाने के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की रूस यात्रा पर मॉस्को में हैं। रक्षा मंत्री ने भारतीय दूतावास का दौरा किया और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए। रूस पहुंचने से पहले एक ट्वीट में राजनाथ सिंह ने कहा था कि इस यात्रा के दौरान वे दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री द्वितीय विश्व युद्ध में रूस और मित्र देशों के विजय प्राप्त करने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में आयोजित होने वाली विजय दिवस परेड में भी हिस्सा लेंगे। भारतीय सेना के तीनों अंगों का 75 सदस्यों का दस्ता भी इस विजय परेड में रूस और अन्य आमंत्रित देशों के सैनिकों के साथ हिस्सा लेगा। परेड में भाग लेने वाले दस्ते का नेतृत्व सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का मेजर रैंक का अधिकारी करेगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि टिकाऊ विश्व व्यवस्था कायम रखने का एकमात्र तरीका यही है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान किया जाए, सहयोगी देशों में वैध हितों का ध्यान रखा जाए और एक दूसरे के साझा हितों को बढ़ावा दिया जाए। रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के त्रिपक्षीय वर्चुअल सम्मेलन में प्रारंभिक भाषण में विदेश मंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस विश्व
विशेष सम्मेलन से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में समय की कसौटी पर खरे उतरे हमारे सिद्धांतों की फिर से पुष्टि होती है। विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया के प्रमुख देशों को समूचे विश्व के लिए मिसाल पेश करनी चाहिए। श्री जयशंकर ने कहा कि रूस, भारत और चीन विश्व की कार्यसूची में निर्धारण में सक्रिय रूप से भागीदार रहे हैं और भारत को आशा है कि बहुपक्षवाद की नई अवधारणा को लेकर भी तीनों देशों में आम राय बनेगी। The Order of the Red Star, medical mission led by Dr. Kotnis, was a legend in China. So tomorrow, when our military contingent marches through the Red Square, it would be an affirmation of the difference that we made. When victors set to fashion the ensuing global order, the political circumstances of that era did not give India due recognition. This historical injustice has stood uncorrected over the last 75 years, even as the world has changed. Therefore, on this momentous occasion, it is important for the world to realize both the contribution that India made and the need to rectify the past. But beyond history, international affairs must also come to terms with contemporary reality. The United Nations began with 50 members. Today it has 193. Surely its decision making cannot continue to be in denial of this fact. We, the RIC countries, have been active participants in shaping the global agenda. It is India's hope that we will also now converge on the value of reformed multilateralism. Excellencies, this special meeting reiterates our belief in the time-tested principles of international relations. But the challenge today is not just one of concepts and norms, but equally of their practice. The leading voices of the world must be exemplars in every way, respecting international law, recognizing the legitimate interests of partners, supporting multilateralism, and promoting common good are the only way to build a durable world order. I thank Russia for convening this meeting and I look forward to our further discussion. रूस की राजधानी मॉस्को में 75वीं विजय दिवस परेड में शामिल होने पहुंचे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वो रूस के रक्षा मंत्रालय के बुलावे पर यहां आए हैं। उन्होंने कहा कि रूस के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है और दुनिया के लिए इसका सांकेतिक महत्व है। गौरतलब है कि यहाँ रूस के विजय दिवस पर भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान भी मार्च में शामिल होंगे। ये परेड आज मॉस्को में आयोजित होनी है। गौरतलब है कि ये साल नाजियों पर विजय की 75वीं वर्षगांठ है और ये जर्मनी के आत्मसमर्पण के जश्न के रूप में मनाया जाता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए रूसी सैनिकों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के भी लाखों सैनिकों ने भाग लिया था और हमारे सैनिक भी मारे गए थे। खास दोस्ती का एक यह प्रमाण है। पैंडेमिक की सभी कठिनाइयों के बावजूद हमारे बाइलेटरल रिलेशंस डिफरेंट लेवल पर बने हुए हैं। हम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इन्विटेशन पर हेज एक्सलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन व्लादिमीर पुतिन के इस भारत आगमन को लेकर भी हम काफी उत्सुक हैं। भारत और रशिया का एक स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाला रिलेशनशिप, हमारा डिफेंस रिलेशनशिप इसका एक महत्वपूर्ण पिलर है। ये भरोसा दिलाया गया है कि ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स को मेंटेन किया जाएगा और न केवल मेंटेन किया जाएगा बल्कि उनको और तेजी से समय में पूरा भी किया जाएगा। पीएम केयर फंड से कोरोना की लड़ाई कोविड-19 महामारी से जारी जंग में पीएम केयर फंड की एक महत्वपूर्ण भूमिका नजर आ रही है। इस फंड के जरिए दिए जाने वाले वेंटिलेटर्स की सप्लाई राज्यों में शुरू हो गई है। कोरोना संकट के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड की शुरुआत की थी, जिसके बाद लोगों ने इसमें सहायता के इरादे से बढ़ चढ़ कर दान दिया था, जिसमें 2000 करोड़ रुपए मिले हैं, जिससे 50,000 मेड इन इंडिया ब्रांड के वेंटिलेटर का निर्माण किया जा रहा है, जिसके तहत अब तक करीब 3000 वेंटिलेटर का निर्माण हो चुका है, जिनमें से 1340 वेंटिलेटर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सप्लाई किए जा चुके हैं।
कोरोना महामारी के बाद आर्थिक गतिविधियों को 1 जून से खोलने के बाद कई सेक्टर्स से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई है। इस बीच सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज को सफल बनाने के लिए इसमें संरचनात्मक सुधारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। वित्त मंत्रालय ने उम्मीद जारी की है कि सरकार और आरबीआई के साझा प्रयासों से कम नुकसान के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था जल्द ही पटरी पर आती नजर आएगी। 1 जून से अनलॉक इंडिया के पहले चरण के बाद आर्थिक मोर्चे पर बेहतरी के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। कोरोना से बचने के लिए किए गए करीब 70 दिनों के लॉकडाउन का ही असर है कि आज देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या कुल मामलों का केवल 41% ही रह गया है। दूसरी ओर कई बड़ी एजेंसियों ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 8.5 से 9.5% रहने की उम्मीद जताई है। वित्त मंत्रालय के ताज़ा बयान के मुताबिक सरकार और आरबीआई के साझा कदमों से भारतीय अर्थव्यवस्था कम से कम नुकसान के साथ जल्दी ही पटरी पर आती नजर आएगी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक सरकार आगे भी संरचनात्मक सुधारों पर जोर देती रहेगी। 16 जून तक देश में रिकॉर्ड गेहूं की खरीद की गई और ये 382 लाख टन के स्तर पर पहुंच गया। गेहूं के बढ़े हुए एमएसपी का फायदा 42 लाख किसानों को मिला, जिन्हें 73,500 करोड़ बतौर एमएसपी अदा किया गया। जून तक खरीफ की फसल की बुआई में 39% की बढ़ोतरी हुई है। देश में खाद की बिक्री में मई माह में 98% की बढ़त दर्ज की गई है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों की मांग में अप्रैल के मुकाबले मई में बढ़त दर्ज की गई है। बिजली की खपत अप्रैल माह में 24% गिरी थी, जो मई में 15% और जून में 6% के स्तर पर आ गई है। जीएसटी के ई बिल में अप्रैल के मुकाबले 130% का उछाल देखा गया है। पेट्रोलियम पदार्थों की खपत मई में अप्रैल के मुकाबले 43% की बढ़त दर्ज की गई। रेलवे माल ढुलाई मई माह में 26% बढ़ी, जो जून में और बढ़ने की उम्मीद है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन में मई माह में 4 गुना बढ़ोतरी दिखाई दी गई है। डिजिटल रिटेल लेन देन मई माह में 9.65 लाख करोड़ रहा, जो अप्रैल में 6.71 लाख करोड़ पर था। आरबीआई के कदमों की वजह से मई माह में तरलता में 94% का उछाल देखा गया, जबकि अप्रैल में यही तरलता 22% कम थी। देश में विदेशी मुद्रा का भंडार $507 बिलियन के स्तर के पार पहुंच चुका है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि आत्मनिर्भर भारत के सुधार के कदमों के साथ साथ सामाजिक कल्याण के सहयोग की योजनाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। अजय मिश्रा, ईडी न्यूज, दिल्ली। प्रदेश में कोरोना संक्रमण पहले की तुलना में काफी नियंत्रण में है। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 183 कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि 24 घंटों के आंकड़ों के मुताबिक 4 लोगों ने कोरोना के कारण अपनी जान गंवाई है। वहीं स्वस्थ होने वाली बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में 120 लोग स्वस्थ हुए हैं। 24 घंटों के दौरान भोपाल में 29, इंदौर में 54, छिंदवाड़ा में 11, मुरैना में 23 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब कुल पॉजिटिव मामले 12,261 तक पहुंच गए हैं। वहीं कुल मौतों का आंकड़ा 525 हो गया है। सबसे ज़्यादा इंदौर में 203, भोपाल में 86, उज्जैन में 70, खंडवा में 17, जबलपुर में 14, देवास में 10, सागर में 19, बुरहानपुर में 23, खरगोन में 14 लोगों ने कोरोना के कारण अपनी जान गंवाई है। सबसे ज़्यादा इंदौर में 4,427, भोपाल में 2,556 कोरोना पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं कंटेनमेंट क्षेत्र 1,122 तय किए गए हैं। स्वस्थ हुए लोगों का कुल आंकड़ा 9,335 है। फिलहाल राज्य में एक्टिव केस मात्र 2,401 है। प्रदेश के 52 जिलों में कोरोना संक्रमण है। राहत की खबर है कि वर्तमान में एक्टिव केसेस का आंकड़ा कुल स्वस्थ हुए लोगों के आंकड़े से बेहद कम है। प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर की बात करें तो यहाँ स्थितियाँ नियंत्रण में हैं। यहाँ पिछले 24 घंटों में कोरोना के 34 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार कुल 1,580 नमूनों की जांच की गई थी, जिसमें से 1,519 नेगेटिव पाए गए, जबकि 34 मामले पॉजिटिव आए हैं। इन्हें मिलाकर जिले में अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 4,461 हो गया है। हालांकि इनमें से अब तक 3,290 कोरोना सर्वाइवर कोरोना से जंग जीतकर सकुशल अपने घर पहुंचे हैं। वहीं 4 नई मौतों को मिलाकर अब तक कुल 207 मौतें दर्ज की जा चुकी है। जिले में अभी तक कुल 75,970 नमूनों की जांच हो चुकी है। जिले में मरीजों का रिकवरी रेट निरंतर सुधरते हुए 73.75 हो गया है, जो एक सुखद संकेत है। वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि उनकी उपस्थिति में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हुई और शहर के विभिन्न इलाकों में छूट देने के संबंध में अनेक निर्णय भी लिए गए। इनमें मुख्य रूप से शहर के मध्य क्षेत्र की दुकानों को
ऑड इवन की तर्ज पर खोलने का निर्णय लिया गया है। साथ ही कलेक्टर ने बताया कि शहर में चाय नाश्ते की दुकानें भी सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया है। श्री सिंह ने बताया कि शहर के खान पान से के प्रमुख स्थल छप्पन दुकान और सराफा को अभी शुरू नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ हो जाती है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा मॉल और जिम्नेशियम खोले जाने के बारे में कमेटी बनाई गई है जो एसओपी तैयार करेगी। इसके बाद इस मुद्दे पर निर्णय लिया जाएगा। कलेक्टर श्री सिंह ने ये बताया कि धर्मस्थल खोले जाने के बारे में धर्मगुरुओं और देवस्थान प्रबंधकों से चर्चा में ये सारा निष्कर्ष निकला है कि फिलहाल इन्हें बंद ही रखा जाए। इसके अलावा बैठक में शादी विवाह में भी 50 व्यक्तियों के साथ बैंड बाजे, पंडित, घोड़े वाले और हजामत बनाने वाले फोटोग्राफर की भी अनुमति देने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिला कलेक्टर के अलावा सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला, भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे सहित अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण था जोन 1 में जो मध्य क्षेत्र है, इसमें खिरची दुकानों का निर्णय था। सभी के मत में थे कि इनको ऑड इवन पे खुलना चाहिए। उस पर निर्णय हुआ है कि ऑड इवन पे खुलेंगी दुकानें वो। और इसी प्रकार जो सियागंज का हाथीपाले का जो ट्रांसपोर्ट वाला था, वो भी जो ट्रांसपोर्ट वाले ऑफिसर्स हैं ऑड इवन पे खुल सकेंगे, वो ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे। जोन 2 लगभग पूरा खुलेगा, उसमें केवल मॉल्स और रेस्टोरेंट्स और जो ये जिम है, अभी इसके लिए थोड़ा कुछ और कमिटीज़ बनी है, चर्चा हो रही है उसमें। इनको छोड़ करके जोन 2 पूरा खुल जाएगा। केवल छोटी ग्वालटोली, सरवटे और रेलवे स्टेशन वाली जो दुकानें हैं बारीक कंजस्टेड, इनको ऑड इवन पे हुआ है कि 7 दिन तक इनको ऑड इवन पे खोला जाए। अभी 7 दिन बाद फिर रेगुलरली खुल सकेगी है। जोन 3 जो 29 गाँव का है, ऑलमोस्ट पूरा खुल चुका है वो वाला भी, इसमें भी कोई इशू नहीं है। रेत गिट्टी और इसके जो व्यापारी मुरम के, इनको रात में 11 से सुबह 5 तक की अनुमति देंगे। इसके अलावा जो छोटे चाय और नाश्ते वाले जो लोग हैं, इनका भी रोजगार रहता है, उनको भी सुबह 6 से 10 की अनुमति दी गई है कि प्रातः रखते हैं। इसके बाद फिर बंद करना होगा इनको। और मुख्य तौर पे इसी तरह से भी सराफे की रात की उसमें और छप्पन की जो भीड़ की जो इकट्ठी होती है, इसको 2 के संबंध में भी कोई चर्चा नहीं हुई है। और छप्पन में जो अन्य दुकानें हैं जिसमें कि खिलौने बेचने वाले, ये सब खुल सकेंगी। ये समिति ने जो हम लोग ने जो धर्मगुरु की बैठक ली थी, इसमें जो चर्चा हुई थी, हमने समिति को बताया था कि सभी इसमें एक मत थे कि अभी थोड़ा इसको होल्ड पर रखा जाए, थोड़ा विलम्ब से इसमें निर्णय लिया जाए किसी प्रकार का। तो अभी इसमें तो यथास्थिति है, कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ है। और जो मॉल्स के बारे में एक ये है कि बुला के क्या एसओपी बनाई है, इनको एक उप समिति है, उसमें बुला करके चर्चा की जाएगी उसमें। बाकी तो एक रेस्टोरेंट्स के लिए भी बुला के एसओपी के बारे में चर्चा की जाएगी। उनके परिवारों में शादी है, उनकी लगातार ये मांग आ रही थी कि शादी में जो बाराती हैं, तो वर वधू पक्ष के दोनों को मिला के अभी तक 12 लोगों को परमिशन दी जा रही थी। उनकी डिमांड थी कि ज़्यादा लोगों को दी जाए, तो अब हम 50 लोगों को वर वधू मिलाकर परमिशन दे रहे हैं। इसके साथ साथ 4-5 बैंड वाले भी आ सकते हैं, पंडित पुजारी भी आ सकता है, घोड़ी वाला भी आ सकता है, अगर आवश्यकता हो तो नाई जो कटिंग करने वाला वो भी हो सकता है। तो इस प्रकार 50 के अलावा 8-9 लोग और होते तो उनको भी इजाज़त दी जाएगी ताकि वो शादी व्यवस्थित कर पाए। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि चाहे शादी हो या कोई अवसर हो, हमें सोशल डिस्टेंस का हम सबको ध्यान रखना है। भोपाल में 51 व्यक्ति कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होकर घर के लिए रवाना हुए। भोपाल की हमीदिया अस्पताल से 16 व्यक्ति संक्रमण से मुक्त होकर घर के लिए रवाना किए गए, तो वहीं चिरायू अस्पताल से 35 व्यक्ति स्वस्थ होकर आज सुबह अपने घर पहुंच गए। कल रात और आज सुबह प्राप्त लगभग 900 सैंपल की जांच रिपोर्ट में 32 लोगों की कोरोना संक्रमण रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी 32 लोगों को कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाली जा रही है और ज़्यादातर को अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की गति निरंतर धीमी होती जा रही है। मध्य प्रदेश की कोरोना ग्रोथ रेट घटकर 1.43% हो गई है, जबकि गुजरात की ग्रोथ रेट 2.10, राजस्थान की 2.31, महाराष्ट्र की 2.96, पश्चिम बंगाल की 2.23, उत्तर प्रदेश की 3.82 और तमिलनाडु की 4.21% है। भारत की कोरोना ग्रोथ रेट 3.63% है। अब हमें कोरोना की प्रदेश में पूरी तरह समाप्ति की ओर बढ़ना है। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए कि यदि किसी भी अस्पताल में कोविड मरीज के इलाज में थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी। हमें एक एक कोरोना मरीज की जान बचाना है। मुख्यमंत्री मंत्रालय में कोविड कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
प्रदेश में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। दतिया जिले की समीक्षा में पाया गया कि वहां कोरोना के 20 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। दतिया जिला अब पूरी तरह संक्रमण मुक्त हो गया है। इसी प्रकार अलीराजपुर और उमरिया जिले भी संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। छिंदवाड़ा जिले की समीक्षा में पाया गया कि वहां कोरोना के 11 नए पॉजिटिव प्रकरण सामने आए हैं। सीएम ने कहा कि संक्रमित व्यक्तियों के सभी फर्स्ट कॉन्टैक्ट की ट्रेसिंग करवाकर उनकी जांच की जाए। मुरैना जिले की समीक्षा में पाया गया कि वहां 23 नए कोरोना प्रकरण आए हैं। जिले के सीमा पार के राजस्थान के जिले धौलपुर में संक्रमण अधिक है और वहां आने जाने से मुरैना में संक्रमण का खतरा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस संबंध में जनता को जागरूक किया जाए। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक कर संक्रमण रोकने के संबंध में सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि हमें एक कोरोना मरीज की जल्दी पहचान कर उनका इलाज करना है, जिससे प्रदेश में कोरोना से एक भी मृत्यु न हो। इसके लिए प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाई जाए। वर्तमान में प्रदेश में 23 लैब टेस्टिंग कर रही है और हमारी टेस्टिंग क्षमता 6000 प्रतिदिन से ज़्यादा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में मंत्रिमंडल सदस्यों को विद्युत उपभोक्ताओं और नागरिकों को कोविड-19 के संकट में विभिन्न योजनाओं में दिए आर्थिक लाभ और राहत की जानकारी विस्तार से दी गई। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, तुलसी सिलावट, कमल पटेल, गोविंद सिंह राजपूत और मीना सिंह बैठक में उपस्थित थे। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के कारण आर्थिक क्षेत्र प्रभावित हुआ है। लोगों की तकलीफ को कम करने के लिए राज्य सरकार ने समय पर प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए उन्हें राहत पहुंचाते हुए राशियों के ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था की है। इससे कोविड-19 के संकट काल में आम जन को प्रत्यक्ष लाभ मिला है। लॉकडाउन अवधि में समाज के विभिन्न वर्गों तक राहत के लिए राशि का भुगतान किया गया। प्रमुख रूप से 24 विभागों के ने छात्रवृत्ति, पेंशन, श्रमिक और किसान कल्याण योजनाओं में 38,000 करोड़ रुपए की राशि पहुंचाने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कुछ अवसरों पर खुद सहारिया, बेगा, भारिया आदिवासियों सहित प्रवासी श्रमिकों, छात्रों और विभिन्न योजनाओं के अन्य हितग्राहियों से विभिन्न वीडियो कॉन्फ्रेंस से संवाद करते हुए उनके खातों में राशि जमा करवाई। राजधानी भोपाल में मैरिज गार्डन, होटल और धर्मशाला में अब शादी हो सकेगी। राजधानी में होने वाले इन शादी समारोह में 40 लोग शामिल हो सकेंगे। अब शादी के लिए किसी प्रकार की अनुमति भी नहीं लेनी होगी, लेकिन विवाह समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग समेत तमाम एहतियातों का पालन करना होगा। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। एकांत पार्क, स्वर्ण जयंती पार्क, बोरवन पार्क, कान्हा कुंज समेत कई बड़े पार्क जिनमें नगर एक सम्मिलित है, वे अब खोले जा सकेंगे। इंटरटेनमेंट और थीम पार्क फिलहाल अगले आदेश आने तक बंद ही रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानें अब रात 9 बजे तक खुल सकेंगी। वहीं फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन और संबंधित परिवहन की गतिविधियां शनिवार और रविवार को भी चालू रह सकेंगी। कोरोना महामारी के संकट के समय में मददगार के तौर पर भारतीय रेलवे अहम भूमिका निभा रही है। भारतीय रेलवे महामारी से लड़ने में मदद करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए तैयार किए गए कोच का उपयोग भी शुरू हो गया है। भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में कुल 960 कोविड केयर कोच तैनात किए हैं, जिनमें दिल्ली में 503, आंध्र प्रदेश में 20, तेलंगाना में 60, उत्तर प्रदेश में 372 और मध्य प्रदेश में 5 कोच तैनात किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में वाराणसी डिवीज़न के मऊ जंक्शन में भर्ती हुए 59 संदिग्ध मरीजों में से 8 को स्वास्थ्य में सुधार के बाद छुट्टी दे दी गई। मऊ जंक्शन में उसके अलावा उत्तर प्रदेश में 23 अलग अलग स्थानों पर कुल 372 कोच तैनात किए गए हैं। राजधानी दिल्ली में 9 स्थानों पर कुल 503 कोच तैयार किए गए हैं। भारतीय रेलवे ने कोरोना मरीजों को क्वारंटाइन करने के लिए अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर कोच तैयार किए हैं। इन कोच में 6 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के अनुसार डॉक्टर और पैरामेडिकल टीम की तैनाती राज्य सरकारें कर रही हैं। रेलवे इन आइसोलेशन कोच में तापमान को नियंत्रित रखने के लिए विभिन्न विकल्पों पर काम भी कर रहा है। कोविड-19 मरीजों की देखभाल में मदद करने के लिए रेलवे राज्य सरकारों को हर संभव सहायता भी उपलब्ध करा रही है। महामारी से निपटने के लिए भारतीय रेलवे ने राज्यों को 5,231 कोविड केयर कोच मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है।
विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी रथ यात्रा मंगलवार आरती को और पारंपरिक विधि विधान के साथ शुरू हुई। पहंडी सुबह 7 बजे आरंभ हुई। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के विग्रह रथ पर आसीन किए गए। कोविड संक्रमण को देखते हुए भीड़भाड़ से बचने के लिए केवल चुने गए सेवादारों और पुलिस अधिकारियों को ही रथ खींचने की अनुमति दी गई। सुबह 3 बजे मंगल आरती के बाद मैलम, तपड़लागी, रोषहोम, अवकाश और सूर्य पूजा भी की गई। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुरी के लोगों से कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने और खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने की विशेष अपील की है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पुरी की इस विश्व प्रसिद्ध यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि रथ यात्रा बेहद पवित्र अवसर होता है, जिसका ओडिशा के लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। उन्होंने कहा कि भारत सहित पूरा विश्व कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ रहा है और ऐसे में हमें लगभग अपने सभी त्योहारों को घर में रहकर ही मनाना पड़ेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ यात्रा की शुभकामनाएं दी। नर्मदा नदी के किनारे बसे होशंगाबाद शहर में 250 सालों से भी पहले से जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें देश प्रदेश के हजारों लोग शामिल होने होशंगाबाद आते रहे हैं। लेकिन इस वर्ष की रथ यात्रा सबसे अलग रही। कोरोना संक्रमण काल में शासन स्तर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मंगलवार को होशंगाबाद में जगदीश मंदिर से भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली गई और जो यात्रा सांकेतिक तौर पर निकाली, जो मंदिर प्रांगण से लगे मैदान में घुमाकर मात्र 2 घंटे में समाप्त कर दी गई। इसमें केवल मंदिर से जुड़े लोग ही शामिल हुए। कल शाम निकाली गई भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा यहाँ के जगदीश मंदिर प्रांगण से लगे मैदान से कुछ ही देर घुमाई गई और 2 घंटे के अंतराल में समाप्त कर दी गई। होशंगाबाद जगदीश मंदिर ट्रस्ट ने शासन स्तर पर सभी नियमों का पालन करते हुए इस सांकेतिक रथ यात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का प्रयोग भी किया गया। मैं मठ बंधन समिति का अध्यक्ष हूं और इस बार कोरोना के कारण रथ यात्रा जो है, जो कि लगभग 400 वर्ष में निकाली जाती है, इस बार सांकेतिक रूप में निकाली गई है। यहाँ पर भगवान की प्रतिष्ठा करी विमान में और यहाँ पर एक छोटा सा चक्कर लगाकर और जितने भी हमारी औपचारिकताएं होती हैं इस रथ यात्रा की, वो यहाँ पर प्रांगण में ही पूरी की जा रही है। हर साल कैसा आयोजन होता था, इस बार क्या कमी की गई? देखिए हर साल तो बहुत, देखिए हर साल जो है 8 दिन तक बलवार यत्र पूरे शहर में घूमता था, अलग अलग विश्राम होता था, भंडारा होता था, हजारों साधु रहते थे। किंतु इस बार कोरोना के कारण साधु संत भी नहीं आए हैं और सांकेतिक रूप से यात्रा को संपन्न की जा रही है। जी मैं निधि पाठक जगदीशपुर होशंगाबाद की निवासी हूँ। जगदीश मंदिर यात्रा दिवस निकाली जाती थी। इस बार भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए और कोरोना संकट काल में जो गाइडलाइन बनी है उसका पूरी तरीके से पालन किया गया। जो 7 दिवसीय यात्रा थी, जो दिवस 7 दिवस में यात्रा पूर्ण होती थी, राम जी मंदिर में भी रुका करती थी, लेकिन इस बार मंदिर प्रांगण में ही इस यात्रा को निकाला गया और विदिन आधे घंटे के अंदर इस यात्रा को पूरा किया गया। जगदीश मंदिर में फेरबदल किया गया। जो कार्यक्रम हुआ करते थे, जगदीश मंदिर का स्नान हुआ करता था, उसको लेकर भी इस वक्त बहुत कम भक्तों को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, पूरी मर्यादा का पालन करते हुए जगदीश मंदिर की यात्रा को आज पूरा किया गया। पहले ये सार्वजनिक रूप से रथ यात्रा बहुत बड़े रूप में निकाली जाती थी हर साल, लेकिन इस साल संक्रमण काल कोरोना होने के कारण इसे सिर्फ कुछ घंटों के द्वारा एक पारंपरिक परंपरा में अपनाया जा रहा है और जितना पहले भीड़-भाड़ होती थी उतना कुछ भी नहीं है, सिर्फ छोटे से रूप में किया जा रहा है ये। और इसमें सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखा जा रहा है। सभी लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, जैसा पूरी नियम पूर्वक केवल इसी प्रांगण में किया जा रहा है। इस साल कोई भी भारतीय मुसलमान हज यात्रा पर नहीं जा सकेगा। कोरोना वायरस के कारण यह फैसला लिया गया है। भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के अनुसार अरब सरकार के निर्णय का सम्मान करते हुए हालातों के मद्देनज़र लोगों की सेहत सलामती को प्राथमिकता देते हुए ये फैसला लिया गया है। अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि 2,13,000 आवेदकों द्वारा जमा कराया गया पूरा पैसा बिना किसी कटौती के तत्काल वापस किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह पैसा ऑनलाइन डीबीटी के जरिए आवेदकों के खाते में भेजा जाएगा। बकौल मुख्तार अब्बास नकवी 2300 से अधिक मुस्लिम महिलाओं ने बिना महरम यानी पुरुष रिश्तेदार के हज पर जाने के लिए आवेदन किया था। इन महिलाओं को हज 2021 में इसी आवेदन के आधार पर हज यात्रा पर भेजा जाएगा।
साथ ही अगले साल जो भी महिलाएं बिना महरम हज यात्रा के लिए नया आवेदन करेगी उन सभी को भी हज यात्रा पर भेजा जाएगा। गौरतलब है कि सऊदी अरब हज एवं उमराह मंत्रालय ने इस विज्ञप्ति को जारी करते हुए कहा कि वैश्विक कोरोना महामारी के चलते धार्मिक स्थलों पर भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न देशों के जो लोग इस समय सऊदी अरब में रह रहे हैं उन्हीं द्वारा बहुत सीमित संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हज यात्रा की जा रही है। कल रात में सऊदी अरब सरकार के हज और उम्रा मिनिस्टर हिज एक्सेलेंसी डॉक्टर मोहम्मद सालेह का फ़ोन आया था। उन्होंने पूरी दुनिया में जो कोरोना पैंडेमिक है, जो कोरोना की महामारी है, उसके बारे में चर्चा की और उससे प्रभावित जहां पूरी दुनिया है वहीं पर सऊदी अरब में भी उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, उसके बारे में भी चर्चा की। और उन्होंने कहा है कि हज 2020 में भारत से जाने वाले हज यात्रियों को इस बार हज के लिए न भेजा जाए। सऊदी अरब सरकार के इस तमाम बड़ी कोरोना की महामारी है उसकी चुनौतियों को देखते हुए जो सऊदी अरब की सरकार का फैसला है, उस फैसले का सम्मान करते हुए हमने फैसला किया है कि इस वर्ष हज 2020 में भारत से जाने वाले हज यात्रियों को सऊदी अरब हज यात्रा पर नहीं भेजा जाएगा। अब तक लगभग 2,30,000 से ज़्यादा भारतीय मुसलमानों ने हज यात्रा के लिए आवेदन किया है और आज ही से, बल्कि जिस समय हम आपको ये सूचना दे रहे हैं उसी समय से सभी जो 2,30,000 आवेदन जिन लोगों ने किया है उनका पैसा बिना किसी कटौती के, क्योंकि पहले जो प्रक्रिया होती थी कि अगर जो लोग कैंसिलेशन था तो कैंसिलेशन चार्जेस होते थे, बिना किसी कटौती के सभी लोगों को डीबीटी के जरिए ऑनलाइन पैसे वापस कर दिए जाएंगे। राजधानी का वन विहार नेशनल पार्क 95 दिन बंद रहने के बाद अब खुल गया है। हालांकि पहले दिन पूरे दिन में सुबह से शाम तक केवल 143 पर्यटक ही पहुंचे। पार्क को इन पर्यटकों से करीब 5600 रुपये की आवक हुई। इन पर्यटकों और इनके वाहनों से कोरोना या दूसरा कोई संक्रमण पार्क के अंदर ना पहुंचे, इसको लेकर पार्क प्रबंधन ने हर तरह के प्रयास किए। पार्क के अंदर चुनिंदा स्थानों को दोपहर में सैनिटाइज भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि जो पर्यटक पहुंचे थे उन्होंने बहुत दिनों बाद पार्क को नज़दीक से देखा और पूरे समय अंदर घूमते रहे। पर्यटक बाघ, सिंह और तेंदुए के बाड़े तक पहुंचे। पर्यटकों ने चीतल, हिरण, सांभर जैसे वन्य प्राणियों की तस्वीरें खींची। पार्क में रोजाना 600 पर्यटकों को प्रवेश मिलना है, लेकिन पहले दिन सिर्फ 143 पर्यटक ही पहुंच सके। पर्यटकों ने बताया कि वे मौज से पार्क घूमने आए। उन्होंने कहा कि वे पूरा एहतियात बरत रहे हैं, इसलिए उन्हें कोरोना का डर नहीं है। पर्यटकों ने ये भी कहा कि बारिश के सीज़न में वे आगे भी पार्क आते रहेंगे। पार्क के डिप्टी डायरेक्टर अशोक कुमार जैन ने कहा कि पहले दिन कम पर्यटक आए थे, लेकिन धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी। पार्क पूरी तरह से 600 पर्यटकों के प्रवेश के लिए तैयार है। देखिए, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में समय समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। उन सभी निर्देशों को हम लोगों ने विधिवत रूप से लागू किया है और हमारे निर्देशों का अनुपालन प्रारंभ होता है। जैसा कि आपको जानकारी है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के 2 गेट हैं और इन दोनों गेटों पर सर्वप्रथम जो है टायर बाथ की व्यवस्था की गई। कोई भी वाहन आए, चाहे वो 4 पहिया वाहन हो या 2 पहिया वाहन हो, जैसे ही वो प्रवेश करता है तो सबसे पहले टायर बाथ होता है, जिससे उसके टायर सैनिटाइज हो जाते हैं। उसके साथ ही जो वाहन है उसको हम सैनिटाइज करते हैं। फिर वाहन में जो भी पर्यटक हैं उनका टेम्परेचर लेते हैं। यदि किसी पर्यटक का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो पहले तो हम उसे कुछ समय देते हैं कि वो बैठ के थोड़ा सुस्ता ले
ताकि उसका टेम्परेचर अगर एबनॉर्मल किसी कारण से बढ़ा है घटा है तो वो सामान्य हो जाए। लेकिन उसके बाद भी यदि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो फिर हम उसे सलाह देते हैं कि वो विधिवत किसी चिकित्सालय में जाकर अपना पूरा परीक्षण कराए। इसके अलावा जो अन्य मुद्दे हैं जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, इसके लिए चाहे वो टिकट विंडो हो या हमारे बाड़े हों या सर्प बाड़ा हो, बाइसन बाड़ा हो, टाइगर ट्रेल हो, पैंथर बाड़ा हो, सभी जगह हमने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए चिन्ह बना रखे हैं। उसमें आपने देखा होगा कि येलो कलर से हम लोगों ने स्क्वायर बनाए हैं और उसके बीच में दूरी रखी है ताकि जो एक पर्यटक का दूसरे पर्यटक से कम संपर्क हो। ये करीब मार्च से बंद था और अभी कल से ही खुला है और आते समय गाड़ी सैनिटाइज हुई, हमारी कार सैनिटाइज हुई, फिर थर्मल स्क्रीनिंग हुई, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह सब चेक किया उन्होंने और उसके बाद एंट्री मिल रही है। और ज़्यादा लोग भी नहीं है तो सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप अच्छे से हो रहा है और बहुत ही अच्छा है ना। अंदर तो इतना सीरीन लग रहा है कि बहुत ही मन प्रसन्न है। यानी डॉक्टर प्रभात दाते। ये तो लॉकडाउन के बाद बहुत दिनों बाद ये वन विहार खुला हुआ है और बड़ा अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और पूरा सुरक्षा के इंतजाम है। जैसे यहाँ से एंट्री हुई हम लोगों की तो पूरी गाड़ी का मतलब सैनिटाइजेशन हुआ और हैंड सैनिटाइजेशन हुआ, मास्क लगाए हुए पूरा चेक हुआ और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है एकदम। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोयन देखने को मिला, टाइगर देखने को मिला और मैं बहुत दूर से आई हूँ ये देखने के लिए। मेना से आई हूँ, आष्टा के पास है मेना, वहाँ से आई हूँ मैं और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो मैं थी तो बंद था वो, पर अब खुला है तो बहुत अच्छा लग रहा है। लोयन सब देखने को मिला। मैं अशोकवाड़न से आया हूँ और जैसा कि काफ़ी दिनों के बाद वन विहार चालू हुआ है, जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से एक गाइडलाइन थी सोशल डिस्टेंस की, वो भी यहाँ पे पूरी तरह व्यवस्थित तरीके से रखी गई है। और ये कोरोना के कारण काफ़ी दिनों से बंद था। ये संक्रमण ना फैले इस चक्कर में अपने वन्यजीवियों के लिए भी सुरक्षा के लिए काफ़ी दिनों से बंद रखा गया था इसको। और जैसा कि गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन रखी गई है यहाँ पे कि सोशल डिस्टेंस, उसके बाद अपना सैनिटाइज़र वगैरह की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है गेट पे। भोपाल का निवासी हूँ मैं, 17 साल से यहीं भोपाल में पड़ा बड़ा हूँ और यहाँ पे वन विहार तो मैं अक्सर घूमने आया करता था। मतलब संडे 2-3 संडे में हमेशा आया ही करता था। यहाँ बहुत अच्छी हरियाली है, वाइल्ड लाइफ, नेचर के बीच में अच्छा लगता था यहाँ पे आने में। अब 3 महीने से आ नहीं पा रहे थे। अब यही लॉकडाउन जो अपना कोरोना वायरस, चाइना की मेहरबानी है, इसकी वजह से आ नहीं पा रहे थे यहाँ पे, बड़ी दिक्कत हो रही थी। अब जैसे तैसे गवर्नमेंट की वजह से खुला है, ये खुला हुआ है और यहाँ पर पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है और सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया भी चल रही है। और जैसे हम वन विहार आए वहाँ सैनिटाइजेशन किया गया अच्छे से, हाँ, थर्मल स्क्रीनिंग भी थर्मल गन के द्वारा और काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद खुला हुआ है वन विहार, थोड़ा टाइम पास हो जाता है लोगों का, ये वो मेंटल स्ट्रेस भी कम हो जाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में स्व सहायता समूह बहुत अच्छा काम कर रहा है। इन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैंक ऋण का लक्ष्य निर्धारित करें। बैंकों की वार्षिक साख योजना में SHG कंपोनेंट को पृथक से दर्शाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्व सहायता समूह को कम से कम ब्याज दर पर विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए बैंक ऋण दिलवाने के लिए योजना बनाई जा रही है। योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है, जिससे महिला स्व सहायता समूह को अधिकतम 4% ब्याज ही देना पड़े। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रालय में बैंकों की राज्य स्तरीय समिति की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बैंकों की वार्षिक साख योजना 2020-21 का विमोचन भी किया। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, ACS मनोज श्रीवास्तव, कृषि उत्पादन आयुक्त KK सिंह, ACS मनोज गोविल और बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO पल्लव महापात्र ने VC के माध्यम से बैठक को संबोधित किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैंकर्स से कहा कि वे नए युवा उद्यमियों को 2 करोड़ रुपए तक का ऋण उनसे बिना कोलेटरल गारंटी लिए उपलब्ध कराएं।
अभी ये देखने में आ रहा है कि जो पहले से व्यवसाय कर रहे हैं उन्हीं को अधिकतर बैंक ऋण दे रही है। योजना में राज्य सरकार गारंटी दे रही है, इसलिए आवेदकों से कोई भी गारंटी संबंधी दस्तावेज न लिए जाएं। मुख्यमंत्री व वरिष्ठ बैंक अधिकारियों ने SHG से सीधे बातचीत की। वीसी में मुख्यमंत्री श्री चौहान और बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने महिला स्व सहायता समूह की सदस्यों से बातचीत की और उनकी समस्याएं जानी। मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश बैंक अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि ब्याज दर में एकरूपता हो, साथ ही इनके लिए ब्याज दर कम से कम हो। और अब उत्साह से भर देने वाली एक सकारात्मक खबर। मध्य प्रदेश के नीमच जिले की एक बेटी ने अपनी अनोखी उपलब्धि से समूचे प्रदेश को गौरव से भर दिया है। नीमच में एक चाय विक्रेता की इस बेटी ने फ्लाइंग ऑफिसर बनकर अपनी जीवटता और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रमाण पेश किया है। देखते हैं बाधाओं को जीतकर अपनी कामयाबी का रास्ता बुलंद करने वाली इस बेटी की कहानी इस गुड न्यूज़ में। ये है आंचल गंगवाल। हैदराबाद में आयोजित पासिंग आउट परेड में आंचल को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए राष्ट्रपति पट्टिका से सम्मानित किया गया। आंचल पासिंग आउट परेड में अपने ग्रुप को लीड करने वाली एकमात्र महिला थी। आंचल की उपलब्धि इसलिए कुछ खास है क्योंकि इन्होंने आर्थिक विषमताओं और अनेक बाधाओं के बीच अपनी मेहनत और हौसले के बल पर वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनने तक का सफर तय किया है। उन्होंने वर्ष 2013 में उत्तराखंड में आई त्रासदी में वायुसेना के शौर्य को देखकर एयरफोर्स में जाने की प्रेरणा हासिल की और इसके लिए 2 सरकारी नौकरी भी छोड़ी। आंचल पहले मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर थी और बाद में वे लेबर इंस्पेक्टर के रूप में भी जॉब कर चुकी हैं। आंचल गंगवाल को सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा। और जैसा कि कहते हैं कि पूत के पालने में नजर आते हैं, तो पहले दिन जब नर्सरी क्लास में उसका एडमिशन हुआ था तभी ऐसा लगता था कि बहुत ही अद्भुत बहुत ही प्रतिभाशाली एक छात्रा है। कक्षा नर्सरी से लेकर 12वीं तक हर साल उसने अपनी कक्षा में टॉप किया और तभी से उसके सपने बहुत अच्छे थे कि वो चाहती थी कि अपने देश के लिए कुछ करे। इसीलिए ऐसा देखा हमने कि 2 बार इसका चयन यहाँ सरकारी नौकरी में हुआ, एक बार फूड इंस्पेक्टर के रूप में और एक शायद सब इंस्पेक्टर। एक छात्रा के रूप में हम ये चाहें, मतलब उसने एक छात्रा के रूप में अपना नाम रोशन किया, अपने परिवार का, अपने स्कूल का, हम अध्यापकों का, इस शहर का और इस प्रदेश मध्य प्रदेश का। और मैं ये चाहता हूँ कि आगे फ्यूचर में भी वो अपने देश का नाम बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाए और सब लोग इसको हमेशा याद रखें। फिर बहुत बड़ी बात है ये भी, मैंने शुरुआत से देखा है आंचल के रोल मॉडल अगर कहा जाए तो सच में उसके पापा ही है। मैंने देखा है आंचल के पापा को स्ट्रगल करते हुए, कई बार कोई चीज़ की अगर प्रॉब्लम आती थी तो लेकिन आंचल के ऊपर कभी उसके पापा ने नहीं आने दिया। मैंने शुरुआत से देखा है उसको अगर घर में कोई काम भी होता था तो उसकी मम्मी को मना कर देते थे कि नहीं करना, आंचल सिर्फ पढ़ाई करेगी। उसको कोचिंग जाने में जब प्रॉब्लम आने लगी तो उसके लिए उसके पापा स्कूटी तक लेकर आ गए कि उसको पढ़ाई में उसकी कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हमने सेल्फ स्टडी की भी बात करी तो उसने यही बोला कि उसको उसकी खुद की स्टडी करनी है तो वो हेल्प नहीं कर पाएगी। मेरी छोटी सिस्टर है, उसको पढ़ाने की बात हुई थी कि उसको मैथ्स में थोड़ी हेल्प कर देना, तो उसके पापा ने मना कर दिया कि अगर वो पढ़ाने जाएगी तो उसकी स्टडी कब करेगी, क्योंकि शुरुआत से उसका यही रहा है कि उसको कुछ अच्छा अचीव करना है। सर वो बहुत ही टैलेंटेड थी शुरू से और अच्छा पढ़ती थी और मार्क्स वगैरह भी अच्छे आते थे, क्लास में शुरू से टॉपर थी। मतलब हमने लगभग 9 से 10 साल साथ में पढ़ाई करी है स्कूल में और शुरू से ब्रेव स्टूडेंट थी वो और काफ़ी स्पोर्ट्स वगैरह में भी अव्वल थी और मतलब बहुत अच्छा पढ़ती थी। नीमच की इस बेटी को सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सहित कई राजनीतिक सामाजिक हस्तियों ने बधाई दी है। आंचल ने न सिर्फ अपने परिवार का गौरव बढ़ाया बल्कि अपने जिले और प्रदेश का नाम भी बढ़ाया है। आंचल गंगवाल वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर पर कमीशन मिला है। उनके पिता आज भी नीमच में चाय की दुकान चलाते हैं, जबकि आंचल की मां भी घर में ही रहकर सिलाई का काम करती हैं और अपने 3 बच्चों का भरण पोषण करती हैं। अपनी सीमित आय के बावजूद आंचल के माता पिता ने उनके बच्चों को उच्च तालीम देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। माँ बाप की इस मेहनत को आंचल ने भी बखूबी सार्थक साबित कर दिखाया है। असली मेहनत उन्हीं अपन से जितना सपोर्ट हो सके माता पिता करता ही है, हर पेरेंट्स करते हैं, वो अपन ने भी करा। बच्चों की पढ़ाई में रुचि थी
उसको अपन ने इग्नोर नहीं होने दिया। जिस चीज़ में रुचि हो उसमें वो आगे बढ़ते रहना चाहिए और जितना हो सके मदद करना चाहिए। ऊपर वाला ने दिमाग सभी को दिया है, जिसका दिमाग जिसमें जा रहा हो, जिस हुनर में जा रहा हो, उसमें उसको जाने देना चाहिए। उसमें उसको कामयाबी मिलेगी, ऊपर वाला उसको बुलंदियों तक पहुंचाएगा। तो जो उसने कदम उठाया उसमें आगे से आगे बढ़े और उसका भी नाम हो और हमारा भी मतलब समाज परिवार का नाम हो और देश का नाम हो, आगे बढ़ती रहे देश का नाम हो। आंचल को भारतीय वायुसेना प्रमुख BKS भदौरिया की मौजूदगी में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में शामिल किया गया। जब आंचल को पासिंग आउट परेड में उनके मां बाप ने मार्च पास्ट करते देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आंचल की सफलता साबित करती है कि संसाधनों का पर्याय तो मिल सकता है, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति, कड़ी मेहनत और प्रतिभा का कोई पर्याय नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज, भोपाल। दर्शकों, कई ईमेल आपको ऐसे प्राप्त होते होंगे जिनमें सरकारी वेबसाइट की लिंक दिए जाने की बात होती होगी और उन वेबसाइट की लिंक से आप जिन वेबसाइट पर पहुंचते होंगे वे भी आपको सरकारी वेबसाइट की तरह दिखती होंगी। जब PIB फैक्ट चेक टीम ने इस तरह की वेबसाइट की पड़ताल की तो पाया कि ऐसी अनेक फर्जी वेबसाइट हैकर्स द्वारा तैयार की गई हैं जो कि लोगों से उनका व्यक्तिगत डेटा जुटाने का काम करती हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि इस तरह की फर्जी लिंक, ईमेल इत्यादि से सचेत रहें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी इन पर ना दें। हम आपसे ये भी अनुरोध करते हैं कि सोशल मीडिया या अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म की भ्रामक, अपुष्ट और तथ्यहीन खबरों पर कतई भरोसा ना करें। आप ट्विटर पर PIB फैक्ट चेक पेज को लाइक करके वहां से मिलने वाली जानकारी के जरिए भी इस तरह की अपुष्ट खबरों या अफवाहों से सचेत रह सकते हैं। राजधानी में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार सुबह से ही बारिश से शहर का मौसम बदल गया। वहीं 6 अन्य संभाग शहडोल, रीवा, मंडला, बालाघाट, होशंगाबाद, उज्जैन के जिलों में भी भारी बारिश हो सकती है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के नज़दीक बने एक चक्रवाती परिसंचरण और द्रोणिकाओं के असर से मानसून आगे बढ़ रहा है। अगले 24 घंटों में उत्तरी हिस्से में मानसूनी गतिविधियां बढ़ने का अनुमान है। सोमवार को प्रदेश में कहीं कहीं तेज़ बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में रीवा, शहडोल, जबलपुर, होशंगाबाद, सागर, उज्जैन और भोपाल ज़िले में कुछ स्थानों पर, इंदौर, ग्वालियर और चंबल संभागों के ज़िलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। मंडला, बालाघाट सहित कुछ अन्य ज़िलों में भारी बारिश हो सकती है। जबलपुर के कलेक्टर भरत यादव ने जिले में कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारी दी। उन्होंने इस दौरान जिले में विभिन्न गतिविधियों से प्रदान की गई छूट के बारे में बताया कि बीमार होने पे ग्रामीण क्षेत्रों में टीम जाके वहाँ इलाज करती है। इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो, सही से वो व्यवस्था रहे। गौशाला ग्रामीण क्षेत्रों में बन गई है, वो सशक्त को दी जाए और वहाँ पे आवारा पशुओं को रखा जाए, वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की जाएं। कृषि विभाग में जो भी धान की बोनी होना है श्री पद्धति से हो और सारे आदान और सारे अन्य लक्ष्य उनके प्राप्त हो। इसी तरह से मत्स्य पालन में जो उनकी लक्ष्य हैं उसकी पूर्ति हो। जो उद्यानिकी में भी जो ड्रिप स्प्रिंकलर के लक्ष्य हैं उनके अनुसार जो अभी से काम हो। पशुपालन में ज़्यादा से ज़्यादा दुग्ध समितियाँ बने, दुग्ध संघ में ज़्यादा से ज़्यादा दूध का संकलन हो और दुग्ध समितियों को मजबूत किया जाए। इन सभी विषयों पे आज बैठक ली गई और तेजी से इस क्षेत्र में काम करने का बल दिया गया। मैदानी अमला मैदान में रहे, किसानों से संपर्क में रहे और सारी चीज़ें अब तेज गति से हों। पौधारोपण को लेकर भी आज सामाजिक संस्थाएं, नगर निगम, जिला पंचायत और जन अभियान परिषद आदि के साथ बैठक ली गई। कई सामाजिक संस्थाएं भी उसमें उपस्थित थी। मदन महल में जो अतिक्रमण मुक्त हुई है जमीन, वहाँ पे पिछली साल अच्छा वृक्षारोपण हुआ था, इस साल भी होगा। और बाकी जो अन्य सार्वजनिक जगह हैं वहाँ पे वृक्षारोपण हो। नर्मदा जी के किनारे शासकीय जमीन का चिन्हांकन हो गया है, वहाँ पे वृक्षारोपण हो। सामाजिक संस्थाओं का उसमें कैसे सहयोग किया जाना, इस सब विषय पर चर्चा हुई है और आगामी समय में बृहद स्तर पर वृक्षारोपण, पौधारोपण होगा।
टिड्डी दल आज कई हमारे ज़िले के कई पंचायतों में, कई ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग समय पे था और अब फिर वो कटनी की तरफ चला गया है। कोई अधिक नुकसान हमारे यहाँ नहीं हुआ है। इसमें किसान भाइयों ने, कृषि विभाग ने, राजस्व विभाग ने, ग्रामीण विकास विभाग ने अच्छा मिलकर काम किया है और हम लोग सतर्क हैं कि हमारे यहाँ कोई नुकसान ना हो। मूंग तो कट गया है, लेकिन अब रोपा धान का लगना शुरू हो गया है, तो उसके नुकसान को बचाना है। उसके लिए हमें लगातार सतर्क रहना होगा, क्योंकि छोटे छोटे भागों में टिड्डी दल आ रहा है और एक ही समय में कई गांवों में रहता है, तो उसको कंट्रोल करना और सब जगह अमले भेजना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबको सतर्क रहना पड़ेगा, जिससे कि हम अपने किसान भाइयों की फसलों का नुकसान ना होना दें। रोको टोको अभियान हमें लगातार चलाना है। जुर्माने की कार्रवाई हम लगातार मास्क ना पहनने पे कर रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना करने पे कर रहे हैं। आप सबका इसमें सहयोग चाहिए कि लोग मास्क लगाएं, सही लगाएं, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। रात्रि कर्फ्यू 9 से 5 है। दुकानदार भाइयों से भी आग्रह है कि 8:30 का मतलब ये है कि आपका हर हाल में 8:30 बजे दुकान बंद हो जाए। 8:15 बजे से ही आप दुकान बंद करना शुरू कर दें, जिससे कि आप 8:30 पे घर निकल जाएं और 9 बजे से पहले हर हाल में घर पहुंच जाएं। तो इसका हम पालन सुनिश्चित करें। रोको टोको अभियान लगातार चलाएं और लगातार जो प्रोटोकॉल है कोरोना का, उसका पालन करें। बाहर से कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो वो फीवर क्लिनिक जाए। फीवर क्लिनिक में न केवल तापमान, टेम्परेचर, बल्कि उनका ऑक्सीजन का लेवल, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल भी लिया जाता है और बाकी के भी चेकअप होते हैं। तो फीवर क्लिनिक के कॉन्सेप्ट को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करने की ज़रूरत है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने की ज़रूरत है। भारतीय राजनीति के पहले व्यक्ति जिन्होंने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी, ऐसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि देश भर में मनाई गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन 23 जून को साल 1953 में हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जवाहरलाल नेहरू से अलग होकर 1991 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने के खिलाफ थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के कई दिग्गज नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी श्रद्धांजलि स्वर्गीय मुखर्जी को दी। इस दौरान पार्टी के नेताओं ने स्वर्गीय मुखर्जी के योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर मुखर्जी तिराहे पर उनकी प्रतिमा पर नमन कर आदरांजलि प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर मुखर्जी के राष्ट्र हित में दिए गए योगदान का स्मरण किया। इस अवसर पर अनेक नागरिकों ने भी पुष्प सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री भाजपा कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए और वहां भी उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तनाव समाप्त करने पर बनी आम सहमति। मालदो में भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता में दोनों पक्ष टकराव के सभी क्षेत्रों से हटने पर हुए सहमत। राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना ही टिकाऊ विश्व व्यवस्था कायम करने का एकमात्र तरीका। रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने त्रिपक्षीय वर्चुअल सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कही ये बात। कोविड-19 महामारी से जारी जंग में पीएम केयर्स फंड की नजर आ रही महत्वपूर्ण भूमिका। फंड में जमा राशि से 50,000 वेंटिलेटर का निर्माण। फंड के जरिए दिए जाने वाले वेंटिलेटर्स की आपूर्ति राज्यों में करना शुरू। मुख्यमंत्री ने की कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा। मध्य प्रदेश में कोरोना की ग्रोथ रेट भारत में सबसे कम होने पर कहा, अब हम कोरोना से पूरी तरह समाप्ति की ओर बढ़े। इलाज में लापरवाही होने पर दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। कोरोना के संकट काल में नागरिकों को विभिन्न योजनाओं में 38,000 करोड़ की दी गई प्रत्यक्ष राहत। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में मंत्रिमंडल के सदस्यों को दी गई विस्तृत जानकारी। और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी रथ यात्रा मंगलवार को सुबह आरती और पारंपरिक विधि विधानों के साथ हुई शुरू। श्रद्धालुओं ने घरों पर रहकर ही टेलीविजन के जरिए देखी रथ यात्रा। होशंगाबाद के जगदीश मंदिर में परिसर के भीतर ही सांकेतिक रूप से निकाली गई यात्रा। बुलेटिन में अभी बस इतना ही। आप कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा जारी किए गए सोशल डिस्टेंसिंग सहित सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। जरूरत ना होने पर घर के बाहर ना जाएं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।